लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वहां मोहनलालगंज सीट से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे को बदमाशों ने गोली मार दी है, जिसके बाद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रामा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रामा सेंटर पहुंचा। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी की बेटी से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है और अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। घटनाक्रम क्या था सर? हाँ, अभी हम लोग जांच नहीं किए हैं। कोई तहरीर जैसे प्राप्त होगी हम लोग उसके हिसाब से आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, गोली कहाँ लगी है उनके और क्या वो सड़क पर कितनी देर पड़े रहे, किस तरीके से वहाँ से यहाँ तक आए अस्पताल? नहीं, अब घटनास्थल पर मैं मौजूद नहीं था तो उसके डिटेल के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन यहाँ मैं आया तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अभी खतरे से बाहर हैं, चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या सर गोली लगी है उनको? हाँ, उनको फायर आर्म इंजरी है चेस्ट के बगल में, लेकिन बिल्कुल खतरे से बाहर है, कोई अंदर गोली नहीं है अभी और वो चल फिर रहे हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। क्या मामला जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है, उसे पहचान नहीं पाया है और कमरे से बाहर निकला था तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी इस संबंध में अभी हमने कोई तहरीर नहीं दी। हालत की बात करें, कैसी हालत है? हालत ठीक है, कोई चिंताजनक नहीं है। सांसद जी ये घर से क्या करने निकले थे, देर रात क्या करने निकले थे और इनके साथ में और कौन थे, किस चीज़ से निकले थे, कैसे क्या घटना हुई थी पूरी? वो बता रहा है कि अपने साले के साथ घर से निकले, वहीं टहल रहे थे और उसी के बाद वो घटना हुई है जैसा उसने बताया। लेकिन इस संबंध में अभी वो जोसा की बच्चे से मैंने बात किया है लड़के से, तो वो बता रहा मैंने किसी को पहचाना नहीं कौन है, दौड़ाया तो हम लोग भागे, गिर गए तो एक लड़के ने उसको। सांसद जी, कितने लड़के रहे होंगे जो गोली मारने आए? ये तो नहीं पता है, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहे होंगे, 2-3 लोगों को बता रहे हैं। सांसद जी, एक सवाल, जैसे लगातार आप सांसद रहे हैं, लगातार कानून व्यवस्था खराब कानून व्यवस्था को लेकर कई बार आपने प्रदर्शन भी किया है और इस तरह की घटना आपके लड़के के साथ हुई है, इस पर किस? अब ये बात मेरे लड़के या किसी की उसकी नहीं है। देखिए, पुलिस ने फ़ौरन इसमें एक्शन लिया, तत्काल जैसे मालूम हुआ वैसे पुलिस उनको लेके आई, एडमिट कराया और पुलिस पूरा कोऑपरेट कर रही है, इसमें पूरा सहयोग कर रही है और अभी घटना की जांच भी पुलिस कर रही है। परिवार का कौन सदस्य साथ में था? परिवार का सदस्य उनका खुद जो है मेरे लड़के का जो आयुष है उसका साला था। उससे इसकी शादी हो चुकी है क्या? शादी उसने अपनी मर्जी से किया है। ठीक है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर को आप सुन रहे थे, जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से उनके बेटे आयुष पर हमला किया गया। वो बता रहे थे कि कुछ हमलावर पहुंचे, जिन लोगों ने आयुष और उनके साले, जो दोनों साथ में घूम रहे थे, उनको दौड़ाया, लेकिन जब आयुष गिर गया तो उस पर फायरिंग की, ये कहना है कौशल किशोर का। लेकिन इस पूरे मामले की जो अहम कड़ी सामने आ रही है वो ये है कि जिन लोगों ने आयुष पर फायरिंग की, आयुष उन हमलावरों को नहीं जानता है कि आखिर वो लोग कौन थे, ये कहना है बीजेपी सांसद कौशल किशोर का। तो वहीं पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आयुष फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं और खतरे से बाहर हैं। यूपी के हाथरस के गांव में एक किसान की हत्या पर हड़कंप मच गया। 2018 में किसान की बेटी से छेड़छाड़ की घटना हुई थी। आरोपी महीने भर में ही जेल से जमानत पर छूट गया था और किसान के परिवार पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था। माना जा रहा है कि वही विवाद इस हद तक बढ़ा कि आरोपी ने सरेआम किसान की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से हाथरस के नौजलपुर गांव में मातम का माहौल है। किसान की शव यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ।
शव को कंधा देने वालों में किसान की बेटी भी शामिल हुई, जिसके साथ 2018 में आरोपियों ने छेड़छाड़ की थी। बेटी और मां की आंखों से आंसू बहते रहे और दोनों एक दूसरे को हिम्मत बंधाने की कोशिश करती रहीं। न्यूज़ 18 की टीम उस खेत तक भी पहुंची जहां हत्या की वारदात हुई। हम इस वक्त उसी खेत पर हैं जिस खेत में गौरव नाम के आरोपी ने अपने साथियों के साथ गोलियां बरसाई थी। हत्या के वक्त किसान जिन आलुओं को बोरी में भरवाने में लगा था, उन आलुओं का ढेर खेत में अब तक वैसे ही है। खेत की मिट्टी पर खून के दाग अब तक मौजूद हैं। जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त खेत में वो कई मजदूरों के साथ काम कर रहे थे। दिन दहाड़े हुई हत्या का एक चश्मदीद भी न्यूज़ 18 के कैमरे पर आया। तो लेबर आलू बीन नहीं थी, वो बजाई थी कि सारे गाड़ी दूंगा, भागो यहाँ से। उन पर तबाह फायर करी। पुलिस ने हत्या के बाद किसान के परिवार को भी सुरक्षा दी है और हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी समेत 5 मुलजिम अब तक फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम ललित शर्मा है। आरोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस भी ये मान रही है कि हत्या का ताल्लुक 2018 की छेड़छाड़ की घटना से है। उसी घटना के कारण हुई रंजिश हत्या की वजह बनी है। गौरव उर्फ गोलू, जो कि गांव सोंगरा का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। लड़की ने आरोप लगाया कि लगातार गौरव शर्मा नाम का आरोपी परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। योगी सरकार से तो मैं बस यही कहूँगी कि जैसे उन्होंने सारे गुंडों का एनकाउंटर करवाया, ये बहुत बड़ा आतंकवादी है, प्लीज़ इसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। जैसे इसने मेरे पापा को मारा है, ये भी मरना चाहिए। लेकिन मामले पर सियासी रंग तब चढ़ गया जब लड़की ने बताया कि आरोपी का सियासी कनेक्शन भी है। समाजवादी पार्टी से भी बिलोंग करता है बहुत शुरू से, और ये इसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरे पापा को दिन दहाड़े गोली मार दे। इसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ रखा हुआ है। जिसके बाद राज्य की सियासत में भी हंगामा मचने लगा और खास तौर पर समाजवादी पार्टी निशाने पर आ गई। लड़की से 2018 में छेड़छाड़ और सोमवार को लड़की के पिता की हत्या का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा नाम का शख्स है, जो सोशल मीडिया पर खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बताता है। अलग अलग राजनीतिक पोस्टरों में भी अपनी पहचान उसने समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर बताई है। उसकी समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी को घेरने में देर नहीं लगाई। सदन में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करते हैं और बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के कृत्य करते हैं। जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी आरोपी की कुछ तस्वीरें मीडिया को दे दी। गौरव शर्मा की ये तस्वीरें बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ हैं। खुद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गलत प्रचार करने का आरोप लगा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करते हैं। इनसे ज्यादा साजिश करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। खबर है कि हत्या के आरोपियों पर एनएसए लगाकर कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी ने इमरजेंसी को कांग्रेस की बड़ी गलती कहा है। अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। प्रोफेसर कौशिक बासु से राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बातचीत की। इसी बातचीत में आपातकाल से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने साफ कहा कि देश में आपातकाल घोषित करना बड़ी गलती थी। राहुल गांधी के इस कबूलनामे के बाद बीजेपी ने हमले भी शुरू कर दिए और राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। 1975 to 77, the emergency, but that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said it. देश में इमरजेंसी को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस के गुनाहों और घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि राहुल गांधी को पूरे भारत के सामने परिवार के साथ उन सभी लिस्ट बनाकर माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ इमरजेंसी ही क्यों। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पहले से ही सरकार को लगातार घेर रही है, लेकिन एक दिन पहले ही रसोई गैस की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार फिर सड़क पर उतर आए और बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें वहीं रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं को यहीं पर बीजेपी हेडक्वार्टर से कुछ दूरी पर रोक लिया। प्रदर्शन लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जारी है। इस दौरान कांग्रेस नेता जय किशन तो बैरिकेड के ऊपर ही चढ़ गए।
इसके बाद उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के साथ दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। कांग्रेस की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता तो खाली सिलेंडरों को सिर पर उठाकर प्रदर्शन करने पहुंच गई। महंगाई के बहाने उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार को याद दिलाना जरूरी है कि वही सिलेंडर है और दाम डबल हो चुका है। इसी तरह यूथ कांग्रेस ने भी महंगाई के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया और रसोई गैस की कीमत घटाने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ता तो पुलिस से ही भिड़ गए। सामने आई एक तस्वीर में तो पुलिस एक कार्यकर्ता को टांग कर बस में चढ़ाती नजर आई। बाद में इन सभी कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर वहां से दूर भेज दिया गया। पार्टी मुख्यालय के बाहर हुए कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कांग्रेस को पहले अपने घर की लड़ाई से निपटने की नसीहत दे डाली। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी प्रदर्शन कर सकता है, मगर पहले अपने घर के अंदर जो अपने कॉरिडोर में प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर जरा चिंता करें। इस बीच पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों की रसोई तक पहुंचने वाली पीएनजी के दाम भी बढ़ गए। सीएनजी की कीमत में 70 पैसे और पीएनजी की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 43 रुपए 40 पैसे पर पहुंच गई, जबकि गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1 किलो सीएनजी 49 रुपए 8 पैसे में मिलेगी। मजबूरी में करना वो तो हमें भरवानी पड़ेगी, जब काम करना है यही तो इसमें डलवाना पड़ेगा सीएनजी वगैरह। इसी तरह 91 पैसे की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पीएनजी की कीमत 28 रुपए 41 पैसे प्रति एससीएम पहुंच गई। दाम बढ़ने के बाद कई लोगों ने घर के बजट बिगड़ने का दावा किया। ऐसा तो है नहीं कि 1 ही किलो गैस खर्च हो रही है, 1 रुपए किलो बढ़ेगी तो वो तो काफी असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने पर भले ही कुछ लोगों ने नाराजगी जताई, लेकिन कई लोग इस फैसले के साथ खड़े नजर आए। देश को इनकम के लिए भी तो टैक्स बनना जरूरी है, इसलिए शायद जो कर रही है सरकार वो सही है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने केंद्र सरकार से आसमान छूती महंगाई को कम करने की अपील की, लेकिन एक तरफ तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के निकाय चुनावों में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और गांवों में भी अपना लोहा मनवाया। राज्य में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई। इससे पहले राज्य के 6 नगर निगमों में हुए चुनाव में बीजेपी ने सभी पर कब्जा किया, जिसके बाद हुए निकाय चुनाव में पार्टी ने जीत की कहानी दोहराई और गांवों में भी कमल खिलाया। आणंद नगर पालिका में तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत के जोश में आकर विजयी प्रत्याशी को कंधे पर उठा लिया और उसके गले में माला पहनाने लगे। तो वहीं अमरेली नगर पालिका फतेह करने वाले पार्टी प्रत्याशियों ने विजय जुलूस निकाला, जिसमें नोट भी उड़ाए गए। इस बीच गांधीनगर में बीजेपी ऑफिस में जश्न शुरू हो गया। वहां पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव में कामयाबी मिलने पर गरबा खेला। गुजरात में मिली इस बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया और वहां की जनता का शुक्रिया अदा किया और लिखा कि इन नतीजों से साफ हो गया कि गुजरात की जनता बीजेपी के विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ खड़ी है। बीजेपी के लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि 2015 में जिला और तहसील पंचायतों में उसका प्रदर्शन ठीक नहीं था। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आज शाम बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हो सकती है। खबर है कि अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। 4 मार्च को पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री समेत सीईसी के सभी सदस्य भी शामिल होंगे और उस बैठक से पहले आज शाम को बीजेपी के बड़े नेता बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। म्यांमार के यांगोन से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सैनिक विद्रोह के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सैनिक विद्रोह के बाद म्यांमार की जनता लोकतंत्र बहाली की लड़ाई लड़ रही, लेकिन वहां की सैन्य तानाशाही तो जैसे अपनी ही जनता के साथ जंग छेड़ने के मूड में। तानाशाही के खिलाफ उठाई जाने वाली इन आवाजों को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जिसकी एक तस्वीर यांगोन में देखने को मिली। वहां सुरक्षा बल ने प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ऐसा लगा जैसे वो यांगोन की सड़क नहीं, जंग का मैदान हो। हर तरफ बस गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती नजर आई। फायरिंग के बाद वहां भगदड़ मच गई। इस कार्रवाई में कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें उनके साथी वहां से ले जाते दिखे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मालदा में चुनाव प्रचार के बाद आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बंगाल जाएंगे, जहां वो पुरुलिया में चुनावी रैली करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है।
पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा और 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। पटना में बिहार की पहली इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ के में अमंगल हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की पहली 12 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, लेकिन विधानसभा पहुंचते ही इनमें एक बस हादसे का शिकार हो गई और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें चमचमाती नई नवेली बस की खूबसूरती में दाग लगा नजर आया। असल में हुआ यह कि हादसे का शिकार हुई बस विधानसभा परिसर में बने एक छोटे से बाग की बाउंड्री से टकरा गई। टक्कर भी इतनी जोरदार कि बाउंड्री पर एक लंबी और गहरी दरार पड़ गई। उसका प्लास्टर उखड़ गया और अंदर की ईंटें नजर आने लगी। हालांकि इस हादसे से पहले सब कुछ ठीक जा रहा था। खुद नीतीश कुमार काफिले में शामिल एक इलेक्ट्रिक बस में सफर करके विधानसभा पहुंचे। पटना में आज 12 इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसों की शुरुआत हुई है। नीतीश कुमार खुद बैठे हुए इस बस पर, उनके साथ तमाम मंत्री, उप मुख्यमंत्री। लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। मीडिया के कैमरे बसों के पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन तभी बस की टक्कर हो गई। रास्ता थोड़ा संकरा था और बस लंबी, इस वजह से उसे मोड़ने के दौरान ड्राइवर को अंदाजा नहीं लगा और बस बाग की बाउंड्री से टकरा गई। आज सुबह 11 बजे बंगाल बीजेपी के नेताओं की भी बैठक होगी। सीईसी की इस बैठक में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। आपको बता दें, इस बैठक के बाद दोपहर करीब 1 बजे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक से पहले प्रदेश स्तर पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और पार्टी जिस तरह से विधानसभा में अपनी ताकत झोंकी हुई है, ऐसे में हर उम्मीदवार का नाम फाइनल करने से पहले सभी नेता पूरे तरीके से मंथन कर लेना चाहते हैं ताकि चुनाव में उतरने के बाद पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वहां सुरक्षा बल की तैनाती के प्लान को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए इस बार राज्य में 80,000 जवानों को तैनात किया जाएगा। यह फैसला गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच कई दौर की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था को देखते हुए यह तय हुआ कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 25% ज्यादा अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। 2017 विधानसभा चुनाव में राज्य में 752 अर्धसैनिक बल की कंपनियों को तैनात किया गया था, लेकिन इस बार चुनाव के दौरान 950 अर्धसैनिक बल की कंपनियों के तहत आने वाले 80,000 जवान अलग अलग जिलों में तैनात होंगे। इसके अलावा राज्य के झारग्राम, बीरभूम, मालदा और मेदिनीपुर जैसे संवेदनशील जिलों में खास सतर्कता बरती जाएगी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की जाएगी और कोशिश यही की जाएगी कि कोई भी अप्रिय घटना न हो, कानून व्यवस्था राज्य में हर हाल में कायम रहे। असम में प्रियंका गांधी एक चाय के बाग में नजर आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने असम दौरे के दूसरे दिन तेजपुर में चाय के बाग में गईं। वहां उन्होंने बाग में काम करने वाली महिलाओं के साथ चाय की पत्तियां भी तोड़ी। कैसे मालूम टोकरी में जा रहा है? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ कोरोना का टीका लगवाया। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। ये निर्णय किया था कि हम लोग अपनी स्वयं की इच्छा से 250 रुपये का भुगतान भी करेंगे। साइना नेहवाल ने अपनी जिंदगी पर बनी फिल्म की पहली झलक जारी कर दी। इसमें साइना की भूमिका परिणीति चोपड़ा निभा रही हैं। ये फिल्म 26 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हरियाणा के करनाल में 78 नए कोरोना के मामले सामने आए। इनमें 54 छात्र भी शामिल हैं। सभी की टेस्टिंग करी गई थी, तो उसी के चलते हुए आज 54 केसेस वहां से पॉजिटिव आए हैं। मुंबई में अजय देवगन की कार को रोकने के आरोप में राजदीप सिंह नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने फिल्म सिटी में किसानों का मुद्दा उठाते हुए वहां बहस की और काफी देर तक कार रोके रखी। कहा जा रहा है कि आरोपी राजदीप किसानों के लिए समर्थन मांग रहा था। अजय देवगन जी को पूछा कि आज देश के किसान इतने तकलीफ में, परेशानी में, आप सर ट्वीट कर रहे क्यों नहीं है, आप क्यों सवाल नहीं उठा रहे।
मुंबई में पिछले साल अचानक खड़े हुए बिजली संकट के मामले में सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने इस मामले को गंभीर बताते हुए केंद्र को घेरने की कोशिश की। बिजली संकट के पीछे महाराष्ट्र सरकार ने चीनी हैकरों के हाथ होने की आशंका जताई है। सरकार को चाहिए कि इसकी पूरी जांच करे और जनता को आश्वस्त करे। जिसके जवाब में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर खड़े हो गए। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार की तरफ उंगली उठा दी। अपना अपयश झांकने के लिए ये इसी तरह का बयानबाजी उनका रहता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पुलिस ने फुरफुरा शरीफ दरगाह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के एक कार्यकर्ता के घर पर छापेमारी की और वहां से हथियार, देसी बम और बम बनाने का सामान बरामद किया। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में पुलिस के लोग एक ड्रम के अंदर से बम निकालते और उन्हें बड़ी सावधानी से पानी में डालते नजर आए। इसके अलावा पुलिस की टीम ने वहां से बम बनाने का सामान भी बरामद किया, जिसे एक दूसरे ड्रम में छिपाकर रखा गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बमों को छिपाकर रखा गया और इस पूरे मामले में पुलिस ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के कार्यकर्ता जियारुल मुल्ला के पिता जलील मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। তারজন আমার উপরে শত্রু আনা আছে বাবা, আমার ছেলে ভাইজানের সংগঠন কি পাওয়া গেছে আপনার বাড়িতে? বলো না বলো। বোম পেয়েছে আর মেশিন পেয়েছে। बताया गया कि आईएसएफ का कार्यकर्ता जियारुल मुल्ला अब्बास सिद्दीकी का बेहद करीबी है। हालांकि पुलिस उसके पिता से पूछताछ कर रही है ताकि बम और हथियार बनाने के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके। জলিল নামে একজন আছে এবং তার ছেলে ঝন্টু, ঠিক আছে, তাদের বাড়ি থেকে আমরা একটা আর্মস, এক রাউন্ড অ্যামুনিশন এবং কিছু বোমস রিকভারি করি। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में जोरदार धमाका हो गया। उसमें पिछले साल अगस्त के बाद इतना बड़ा धमाका हुआ और जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। धमाके के बाद ज्वालामुखी से भयानक राख और धुएं का गुबार उठता दिखा, जो 3 किलोमीटर ऊपर जा रहा था। राख के गुबार ने ज्वालामुखी के ऊपर बादल जैसे बना दिए। इतने जोरदार धमाके ने वैज्ञानिकों के भी हाथ पैर फुलाकर रख दिए। उन्होंने आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी जारी की और ज्वालामुखी से 5 किलोमीटर दूर रहने की हिदायत भी दी। 5 kilometer dengan arah tetap masih ke। अभी तक इस धमाके की वजह से किसी व्यक्ति को नुकसान होने की खबर नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक ज्वालामुखी की हर हरकत पर निगाह बनाए बैठे। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज शाम तक आने की उम्मीद है। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों के लिए 28 फरवरी को वोट डाले गए थे। इनमें 3 सीटें पूर्वी नगर निगम की और 2 सीटें उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हैं। इन 5 सीटों पर हुए चुनाव के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगा दी। एक तरफ जहां एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी इन सीटों को जीतना चाहती है, वहीं दिल्ली की सरकार संभाल रही आम आदमी पार्टी पिछली बार की तरह उपचुनाव वाली सीटों में ज्यादातर अपने नाम करना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस भी इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी को टक्कर देने की कोशिश में है। यूपी के महोबा में मारपीट के बाद एक महिला ने खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद उसके परिवार वालों का गुस्सा भड़क गया। आरोप है कि उस महिला के पड़ोस में रहने वाले 6 लोगों ने किसी बात पर 3 दिन पहले उससे मारपीट की थी, जिनमें 4 लड़कियां भी शामिल थी, जो सामने आए वीडियो में उस महिला को पीटती दिखाई दी। महिला के घर के बाहर ही सभी आरोपियों ने उसे घेर लिया और एक लड़की उससे मारपीट करती नजर आई। उनमें एक के हाथ में डंडा भी था। मारपीट के दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने उन्हें ऐसा करने से रोका भी, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस घटना के बाद उसके घर वालों ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया, लेकिन आरोप है कि उनमें एक को पुलिस ने छोड़ दिया। जो लड़की को छोड़ा गया है उसके ऊपर धाराएं लगाई जाए, उसको भी बंद किया जाए। मारपीट के बाद उस महिला ने आत्महत्या कर ली और उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला। इस बीच उसके परिवार वालों ने पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। कोई कार्रवाई नहीं की, धारा हटाई गई। खुद पर लग रहे आरोपियों के बीच पुलिस ने भरोसा दिया कि वो इस मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गहनता से छानबीन की जा रही है, प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महिला की मौत के बाद उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जिन्हें आसपास रहने वालों ने संभालने की कोशिश की। झारखंड के देवघर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां छेड़छाड़ के एक आरोपी की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि सड़क पर झाड़ू लगाने के दौरान इस सफाई कर्मी ने वहां से गुजर रही एक लड़की से छेड़खानी की, जिसे सबक सिखाने के लिए उस लड़की ने उसे खूब मारा। उसने झाड़ू से ही उस सफाई कर्मी की जमकर पिटाई की।
तो वहीं शोर शराबा सुनकर वहां भीड़ जुट गई। मामला पता चला तो उनमें कुछ लोगों ने भी आरोपी पर अपना हाथ साफ करने में देर नहीं लगाई। किसी ने उसे लात घूंसों से मारा तो कोई उसे सड़क पर गिराकर डंडे से पीटता नजर आया। दारू पिया है। जब ये सब कुछ काफी देर तक चलता रहा तो कुछ लोग आगे आए और उन्होंने आरोपी को बचाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ भी मानने को कहां तैयार थी। फिर भी जैसे तैसे लोगों के चंगुल से आरोपी को छुड़ाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इशारों में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत दूसरे नाराज नेताओं को नसीहत दे डाली। नड्डा बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिना नाम लिए वसुंधरा राजे और उनके गुट के दूसरे नेताओं को नसीहत दी। इस दौरान मंच पर खुद वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जैसे नेता मौजूद थे, लेकिन नड्डा ने सबकी मौजूदगी के बीच ही कई सवाल उठा दिए। अगला चैनल ये होगा और दूसरा कोई आ जाए, लाना नहीं कभी, तो आपकी स्वीकार्यता कैसे बढ़ेगी? यही नहीं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी इशारों में सबको साथ लेकर चलने की सलाह दी। ये जो स्वीकार्यता, सबको साथ लेकर के चलने की ताकत, ये नेता को डेवलप करना पड़ेगा। हालांकि बाद में वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच एकजुटता दिखाने के लिए जेपी नड्डा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दोनों के हाथ साथ पकड़कर ऊपर उठाए। एक तस्वीर में सतीश पूनिया खाने की टेबल के सामने खड़े होकर वसुंधरा से बातचीत करते भी नजर आए। मतभेद की वजह से दोनों गुट पिछले 1 महीने से आमने सामने हैं और जेपी नड्डा के जयपुर आने का एक मकसद दोनों के बीच सुलह कराना भी रहा। इससे पहले नड्डा के जयपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिस रास्ते से उनका काफिला गुजरना था, वहां राजस्थान के लोक कलाकार कार्यक्रम पेश करते नजर आए। एयरपोर्ट से निकलने के बाद नड्डा बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां पहले से मौजूद नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान नड्डा ने सभी नेताओं से एकजुट होकर तैयारियों में जुटने की हिदायत दी। राजस्थान के अलवर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इससे पहले कि लोग कुछ कर पाते, थोड़ी ही देर में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते दुकान से आग की भीषण लपटें उठने लगी। रिहायशी इलाके में आग लगने की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में वहां रहने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन दुकान के अंदर धधकते शोलों को देखकर किसी ने भी आग को बुझाने की हिम्मत तक नहीं की। इसके बाद घटना की जानकारी फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग के कई कर्मचारी वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। पाइप की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई, जिसकी वजह से दुकान से धुएं का गुबार उठने लगा। हालांकि थोड़ी देर की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतंकियों की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करीब 200 आतंकियों को हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की तैयारी है और खबर है कि ये आतंकी पुंछ और राजौरी सेक्टर से जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं। इसके लिए पीओके के कोट घोटा में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों की एक बैठक हुई, जिसमें तीनों आतंकी संगठनों ने पीओके में मौजूद लॉन्च पैड पर आतंकियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया ताकि वो उन आतंकियों को भारत भेज सके। वहीं आतंकियों की इस साजिश का पता चलने के बाद सुरक्षा बल ने उनसे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। बंगाल में प्रचार पर जाने से पहले मध्य प्रदेश के मंत्री ने नेहरू की सिगरेट का मुद्दा उछाल दिया। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश के राजभवन का एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर डाला। इतिहास के इस पन्ने के हवाले से उन्होंने दावा किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 555 ब्रांड की सिगरेट के शौकीन थे। एक बार जब वो राजभवन के दौरे पर आए और उन्हें उनके पसंदीदा ब्रांड की सिगरेट नहीं मिली, तो केवल सिगरेट मंगवाने के लिए एक विमान इंदौर भेजा गया था। आपके पूर्वज हों या नेहरू परिवार के वंशज हों, वो केवल और केवल इस देश में ऐशो आराम के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए हैं। राजभवन के दस्तावेजों के मुताबिक ये घटना हरिविनायक पटस्कर के कार्यकाल की है, जो 1957 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। लेकिन तिलमिलाई कांग्रेस ने इन तथ्यों को ही झूठा बता दिया। ये सब जनता को भ्रमित करने के प्रयास है, ऐसा कोई हादसा हुआ भी नहीं था। पटना में कोरोना वैक्सीन पर आरजेडी के विधायक ने अजीबोगरीब बयान दे दिया।
एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। पीएम सीएम का अलग होता होगा, हम देखेंगे। अब अगर सब सही होगा तो लेंगे, नहीं सही होगा तो नहीं लेंगे। इस पर जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। दुष्प्रचार के तहत जो भी बयान दिए जा रहे हैं उनके ऊपर ना तो मैं कोई टिप्पणी करना चाहता, ना वो टिप्पणी के लायक। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में टूल किट मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने पुलिस को निकिता जेकब की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का और समय दे दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। खबर है कि जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से भी आराम दिया जा सकता है। उन्हें चौथे टेस्ट और T20 सीरीज के लिए पहले ही आराम देने का फैसला लिया जा चुका है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में 2 हमले हुए, जिनमें 3 मीडिया कर्मियों की मौत हो गई। कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में कई हस्तियां भी ये टीका लगवा रही हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली में, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में अपने परिवार के साथ कोरोना का टीका लगवाया। इसके अलावा अहमदाबाद में टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री को इसकी पहली डोज दी गई। बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। आसनसोल के पूर्व मेयर और पंडेश्वर से टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में जितेंद्र तिवारी ने पार्टी की सदस्यता ली। उनके बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आसनसोल में जमकर जश्न मनाया। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका। आसनसोल के पूर्व मेयर और पंडेश्वर से टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और ये जश्न उसी दौरान का है। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आमना सामना हो गया। हालांकि उनके बीच मारपीट नहीं हुई, लेकिन दोनों दलों के समर्थकों ने वहां जमकर नारेबाजी की। ये घटना तब हुई जब उत्तरपाड़ा इलाके में बीजेपी के लोग परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे। तभी उसी इलाके में राज्य की सत्ता पर काबिज टीएमसी के कुछ समर्थकों की एक रैली पहुंच गई। फिर क्या था, दोनों दलों के समर्थकों ने वहां जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल लोग ताली बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाने लगे। जिसके जवाब में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। एक बार तो ऐसा लगा जैसे दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ जाएंगे। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने बीच बचाव कर ऐसा होने नहीं दिया। इस दौरान बीजेपी के कुछ लोग भी अपने साथियों को शांत कराने की कोशिश करते रहे। अंटार्कटिका में बर्फ के 150 मीटर मोटे एक विशाल टुकड़े पर इतनी गहरी दरारें पड़ गईं कि उससे 1270 वर्ग किलोमीटर बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बर्फीले रास्ते पर बेहद गहरी दरारें पड़ी नजर आई। हालांकि ये वीडियो पिछले महीने का है, जिसे अब जारी किया गया। लगभग 1 दशक पहले बर्फ के इस टुकड़े में दरारें पड़नी शुरू हुई थी, जो कि आखिरकार इतनी गहरी हो गई कि उसमें विभाजन ही हो गया। गुजरात के बोरसद में निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान भगदड़ मच गई। वहां के वार्ड नंबर 7 में वोटों की गिनती के समय कुछ लोग मतदान केंद्र के बाहर इकट्ठा हो गए और वहां हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। लेकिन जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो पुलिस ने उंगली टेढ़ी की और लाठियां उठा ली। पुलिस वालों ने पहले मतदान केंद्र के सामने से हुड़दंग करने वालों को हटाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने सड़क के दूसरे किनारे पर खड़े लोगों पर भी लाठियां बरसानी शुरू कर दी। फिर क्या था, देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई, जिसका नुकसान उन लोगों को हुआ जिनका बवाल से कुछ लेना देना ही नहीं था, क्योंकि पुलिस कार्रवाई के दौरान उन्होंने जैसे तैसे खुद को बचाया। दिल्ली की ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने फिर से हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन शुरू कर दिया। पिछले साल कोरोना की वजह से इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या कम होने पर इसे फिर से शुरू किया गया। सुंदरकांड पाठ का पहला आयोजन शाहपुर जाट में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बजरंग बली की पूजा की। इसके बाद उन्होंने वहां आए बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। नॉर्मल लाइफ वापस आ रही है, तो हमने आज से दोबारा से हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया है।
अमेरिका के केंटकी राज्य में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि वहां इमरजेंसी लगानी पड़ी। नौबत यह आ गई कि इंसानों के साथ साथ कोरोना के टीकों को भी सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना पड़ा। तेज बारिश और उस पर पिछले दिनों गिरी बर्फ के पिघलने से राज्य में हालात बेकाबू होने का डर है, क्योंकि बीते 48 घंटों में वहां के कुछ इलाकों में 6 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर यह बता पाना मुश्किल है कि इलाके में जमीन कहां है और नदी कहां। कुदरत के कहर में वहां सब एक बराबर ही नजर आया। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों और नहरों में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अपना दायरा तोड़कर हर तरफ तबाही मचाता दिखा। गली मोहल्लों के बीचों बीच सैलाब बहता नजर आया। सामने आई कुछ तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहां कोई ताकतवर तूफान तांडव मचाकर गया हो। अमेरिका जैसे विकसित देश की चमचमाती पक्की सड़कें भी प्रकृति के प्रहार के आगे ढेर हो गई। वो तालाब बन गई तो लाखों की गाड़ियों ने भी साथ छोड़ दिया और मजबूरी में लोगों ने नावें निकाली। जर्मनी में भूमध्य सागर में फंसे लगभग 400 शरणार्थियों को बचाने का दावा किया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 26 और 28 फरवरी के बीच किए गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया और उसमें दिखा कि समंदर में मौजूद रेस्क्यू टीमें शरणार्थियों को बचाकर अपनी नाव से किनारे लाती हुई नजर आई। पहले एक विमान से शरणार्थियों को की सटीक स्थिति का पता लगाया गया और फिर उन तक एक जहाज भेजा गया। इसके बाद उन सभी अलग अलग नाव पर बिठाकर वहां से निकाला गया। चीन के हैकरों ने वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियों को निशाना बनाने की कोशिश की। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि चीन के हैकरों ने भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निशाना बनाने की कोशिश की थी। यह दावा साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाली एक कंपनी साय फार्मा ने किया है, जिसके मुताबिक चीनी हैकरों के ग्रुप APT10 ने भारतीय वैक्सीन कंपनियों पर साइबर हमला कर उनका फॉर्मूला चुराने की कोशिश की। यही नहीं, उस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ऐसा करके भारतीय दवा कंपनियों पर बढ़त हासिल करना चाहता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में भेजे जाने वाले टीकों का 60% अकेले भारत ही बनाता। यही वजह रही कि सीधी झड़प में मात खा चुका चीन अब बौखलाहट में इस तरह की साजिशों को अंजाम दे रहा है। हालांकि उसकी ये कोशिश बुरी तरह फेल हो गई। कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र में दर्ज मुकदमे हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर करने की अपील की। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ महाराष्ट्र में दर्ज 3 मामलों को हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर करने की मांग रखी। इसके लिए उन्होंने दलील दी कि उन्हें कुछ शिवसेना नेताओं से जान का खतरा है। खबर है कि राहुल गांधी केरल में विधानसभा चुनाव खत्म होने से पहले पश्चिम बंगाल में पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे। इस खबर के सामने आते ही बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए। आप कोई अच्छा सा पिकनिक स्पॉट खोल दीजिए, आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा, जिसमें 50 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का मकसद समंदर के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना और निवेश को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, इंडिया इज ए नेचुरल लीडर इन दिस सेक्टर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। वो आसनसोल के मेयर भी रह चुके हैं। अक्षय कुमार ने सुनील शेट्टी के बेटे आहान की फिल्म की पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर की। आहान की ये पहली हिंदी फिल्म तड़प 24 सितंबर को रिलीज होगी। लाल किले में हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू पर अकाली दल में खुलकर मतभेद सामने आ गए। अकाली नेता और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने दीप सिद्धू को खुला समर्थन दे डाला। तो मेरी फोन ते गल हुई, मैंने इको गल कही, दीप सिद्धू ਅਸੀਂ तेरे नाल डट के खड़े हैं। हालांकि उन्हीं की पार्टी के नेता विक्रम मजीठिया ने दीप सिद्धू को किसी भी तरह का समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया। इन्हें पीसफुल प्रोटेस्ट ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋर्ट ਕਰਾਂਗੇ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने 8 करोड़ के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने नकली नोट लेकर जा रहे 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि ये तीनों छत्तीसगढ़ से नकली नोट लेकर विशाखापट्टनम पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले कि वो इन नोटों को बाजार में उतारते, पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया। सड़क पर हो रही जांच के दौरान पुलिस ने इन तीनों को रोक लिया और संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने के बाद पुलिस ने इन लोगों की कार की तलाशी ली और गाड़ी में रखे एक बैग से इतनी भारी संख्या में नकली नोट बरामद किए।
मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की